ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एरो इंडिया 2023 के अंतर्गत रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल शुक्ला। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा मामलों में पुरातन या नव औपनिवेशिक प्रतिमानों के साथ निपटने में विश्वास नहीं करता है और हमारी हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि इस तरह के मामलों में सामूहिक प्रयास ही किए जाएं। तो मेजर जनरल अशोक कुमार जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये भारत की इस दिशा में शुरू से ही सोच का पोषक है। भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता आ रहा है। वह हमेशा कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ा है, अपने देश में भी एंड अपने देश के बाहर देशों की मदद करने के सिलसिले में। और वह कभी नहीं चाहता है कि जो देश ज्यादा सक्षम हो वो विकासशील या विकसित हो रहे देशों के ऊपर या गरीब देशों के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण करें और सारे देश एक साथ एक सामूहिक रूप से अपने विकास के लिए स्वतंत्र होकर सामूहिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़े। अशोक जी, जहां तक भारत की नजरिए की बात हम करते हैं तो हम सभी देशों को बराबर का साझेदार मानते हैं। आपने भी ये बात कही, तो इसलिए हम देश की आंतरिक समस्याओं के बाहरी समाधान में विश्वास नहीं करते। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत साथी देशों की क्षमता बढ़ाने में विश्वास करता है ताकि वे भी अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकें? इसको मेरे ख्याल से दो तरह से देखना होगा जी। एक तो भारत खुद अपने आप को हर दिशा में सक्षम करना चाहता है, क्योंकि जब तक आप स्वयं सक्षम नहीं रहेंगे आप अपने सहयोगी देशों का भी भला नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ और रशिया और यूक्रेन ग्रेन के मामले में, अनाज के मामले में बहुत से देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे अनाज, लेकिन वो बंद हो गया। उसके समय में पूरे विश्व की आशा भारत की ओर आई, क्योंकि भारत के पास में अन्न का काफी ज्यादा भंडार था और भारत समर्थ था। इसी तरह से मौजूदा समय में भारत अपने आप को हर दिशा में, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, डिफेंस फोर्सेस के इक्विपिंग का मामला हो, आर्थिक मुद्दा हो जिसमें ऑलरेडी वह विश्व में 5वें पायदान पे पहुंच चुका है, और ढेर सारे मुद्दों पर वह अपने आप को समर्थ करना चाहता है ताकि दूसरे देशों के लिए अगर जरूरत पड़े तो वो मदद कर सके। दूसरा यह है कि दूसरे जो देश हैं उनके साथ बातचीत करके वह ऐसा माहौल क्रिएट करने में मदद करना चाहता है कि वह राष्ट्र अपनी विकास की क्षमता को लड़ाई में न नष्ट करें, उनकी सुरक्षा अश्योर्ड हो और जिससे उनकी जो भी क्षमता है वो अपने लोगों के भले के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इसीलिए भारत हमेशा जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता रहा है, ताकि सारे लोग चाहे सक्षम हो चाहे उतना सक्षम न हो, सब लोग उसका पालन करें और सभी को विकास के बराबर के मौके मिलें। अगर हम पुराने दौर की बात छोड़ दें, वर्तमान समय की हम बात करें तो भारत सुरक्षा मामले को हल करने में किसी भी पुराने तरीके में विश्वास नहीं करता है। फ्रंट पर आकर अपनी बात कहना और फ्रंट पर आकर के मुकाबला करना, ये भारत की आज की ताकत है। और रक्षा मंत्री जी का भी यही कहना है कि अमीर, सैन्य या फिर तकनीकी रूप से अधिक उन्नत राष्ट्रों को अपनी बात दूसरे राष्ट्रों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप मानते हैं कि भारत वर्तमान में मित्र राष्ट्रों के साथ एक ऐसी व्यापक साझेदारी चाहता है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षमताओं के ही अनुकूल हो? अवश्य। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हम लोग इतिहास के एक स्वर्णिम काल में इस समय रह रहे हैं, जहां पर पहली बार भारत ने अपने संबंधों को अपने नेशनल प्रायोरिटी से जोड़ा है। अभी आप देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान में अमेरिका और नाटो देशों का बहुत बड़ा दबाव रहा है भारत के ऊपर कि वह रूस के अगेंस्ट खड़ा हो। बावजूद इसके भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि उसने रूस को ये भी समझाया कि लड़ाई की बजाय बातचीत से यूक्रेन का मामला सुलझाया जाए, लेकिन वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए ही रूस और अमेरिका के साथ एक तरह संबंध बनाने में मजबूत रहा। इतना ही नहीं, इसके पहले जब डिफेंस एक्सपोर्ट्स का मामला आता था तो थोड़े बहुत जो फ्रेंडली कंट्रीज थे सामान्य वेपन्स वगैरह उनको दिए जाते थे। लड़ाई के दौरान भारत ने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, लेकिन पहली बार आर्मीनिया और अजरबैजान में जब लड़ाई चल रही है, ऐसे समय में आर्मीनिया को भारत ने रॉकेट्स एक्सपोर्ट किए। यानी कि अब भारत अपने आप को इतना सक्षम समझता है
कि जिस राष्ट्र से संबंध रखने में और जिस तरह का संबंध रखने में उसको लगता है कि उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी, तो उसमें अब वह हिचकिचाता नहीं। अब वह सारे देशों से एक बराबरी के तौर पर उनकी भी इज्जत करता है, बट वह ये भी चाहता है कि दूसरे भी राष्ट्र भारत की इज्जत करें। अशोक जी, हम एक चीज अगर देखें, ज्योग्राफिकल नजरिए से अगर हम देखें तो एशिया जो है बहुत ज्यादा एक सी स्पेसिफिक है, मतलब समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। जहां तक भारत की बात है, भारत भी 3 ओर से समुद्री इलाकों से घिरा हुआ है, और जो हमारे आसपास के राष्ट्र हैं, भारत हमेशा उनको साथ लेकर चलता रहा है, अन्य देशों के साथ अपने निर्माण को, विकास को आगे बढ़ाता रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी है कि भारत का प्रयास क्रेता और विक्रेता संबंध को एक सह विकास या फिर सह उत्पादन मॉडल से आगे बढ़ाना है। आप कहां तक इस बात पर सहमत होंगे कि अब हमारा संस्थानों और क्षमता निर्माण से संबंधित सहयोग प्रदान करने के लिए अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें 3-4 मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जी। पहली बात तो जैसा आपने बताया कि भारत 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक ओशन का अगर कंप्लीट दायरा देखें जी। तो वर्ल्ड के जो 4/5 नेशन है, यानी तकरीबन 80% नेशंस हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके थ्रू अपने ट्रेड को मूवमेंट करते हैं। और यही ऐसा इलाका है जहां पर चीन हमेशा ताइवान स्ट्रेट को, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और भी इंडो पैसिफिक के बाकी जगहों पर रूल को तोड़ने की कोशिश करता है। तो एक तो भारत उन देशों के साथ सहयोग कर रहा है जो इंटरनेशनल रूल में विश्वास रखते हैं, और उनके साथ वो नेवी के साथ एक्सरसाइजेस करता है और कोशिश करता है कि पूरा विश्व के लिए जो ओपन सी रूट का अधिकार है वो बना रहे। साथ ही साथ वह अपने पुराने नॉर्म्स को, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का है, उससे थोड़ा हट करके अब उन कंट्रीज के साथ काम करना चाहता है जहां से उसे अपने हितों की रक्षा बेहतर समझ आती है। जैसे रशिया के साथ अच्छे संबंधों के होने के बावजूद उसने क्वाड में पार्टिसिपेट किया। एक स्पेसिफिक चीज को छोड़ करके उसने ऑकस बनने के बाद में जो IPEF अमेरिका ने बनाया उसमें उसका साथ दिया। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, उसको जहां भी लगता है कि इससे उसके हितों की रक्षा होगी, तो वहां पर वो आगे बढ़कर के उसमें शामिल होता है, और इसमें उसके अपने हितों की रक्षा ही मेन मुद्दा होता है। वो वहां पे किसी की खिलाफत के खिलाफ नहीं खड़ा होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी टर्की, जो हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है, आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करता रहा है, पाकिस्तान का साथ देता रहा है, बावजूद इसके जब वहां पर इतना बड़ा अर्थक्वेक आया तो भारत उन अग्रणी देशों में से था जहां पर से बहुत बड़ी मदद भेजी गई और अभी भी लगातार भेजी जा रही है। तो भारत जो है मूलतः पूरे विश्व समुदाय के बेहतरी के लिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए काम करता है। लेकिन हाँ, इसमें अब कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में काम भी करता है और उसको कहने से हिचकिचाता भी नहीं। बिल्कुल अशोक जी, आपने बहुत सही बात कही है और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं। और जैसा कि आज हुआ भी यही कि रक्षा मंत्री जी ने सम्मेलन से, जो एरो इंडिया सम्मेलन है, इससे इतर कई डिफेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की है, जिसमें देश के अंदर हथियारों का निर्माण बढ़ाने पर बातचीत हुई। यानी कि हमारा जो निर्यात हथियारों का हो सकता है उसमें भी बढ़ोतरी होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में रक्षा निर्यात बढ़ाने में देश में एक काफी तरक्की होने की संभावना है। अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे एरो इंडिया 2023 के अंतर्गत रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।